हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया, तो अभी सुन लीजिए। उप्स का जो नया कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे सी के बाद C++ में क्या डिफरेंस आया पता है ना, उप्स नया चीज़ आया है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एंट्री हुआ है C++ में, ठीक है। तो उप्स में जितना भी चीज़ होता है ना, वही सब आपका इसका एग्जाम इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन है ना, इनहेरिटेंस, ये सब उप्स का ही हिस्सा है, उप्स का ही टाइप है। तो सिंपल आप उसको पढ़ लीजिए, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे भी देखिए एब्स्ट्रैक्शन पूछा है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन refers to the process of hiding the complex implementation details of an object and showing only the necessary feature of the object। तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या होता है ना, कि कोड है ना, मान लीजिए बहुत बड़ा कोड है, तो उसमें ना आपको क्या करेगा, सिर्फ काम की चीज़ों को, मतलब जो आपके काम का चीज़ है, सिंपल चीज़ों को आपके सामने रखेगा, बाकी जितना भी कॉम्प्लेक्स कोड वगैरह है ना, उन सबको वो पीछे रखेगा। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन का काम होता है कि हाइड करना कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को, यानी कि कॉम्प्लेक्स कोड को किसी भी ऑब्जेक्ट में, और सिर्फ नेसेसरी चीज़ों को ही सामने दिखाना, ठीक है। इट फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर हाउ इट डज इट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्या करता है ना, कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर हाउ इट डज इट, यानी कि इसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो दिखाना, ना कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है। सिंपल ऐसे। अब इसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो दिखाना, ना कि वो कैसे कर रहा है, ये काम नहीं है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल्स एंड एम्फसाइजिंग द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स को, इग्नोर कर देता है जो भी उसका जिसका यूज़ नहीं होता है, इररेलेवेंट चीज़ों को इग्नोर कर देता है और बस काम की चीज़ों को फ्रंट पे रखता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन का काम। एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देख लेंगे तो व्हेन यू यूज़ अ टीवी रिमोट, यू डोंट नीड टू नो हाउ द टीवी सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स। द रिमोट प्रोवाइड्स सिंपल बटन लाइक पावर, वॉल्यूम एंड चैनल कंट्रोल। एब्स्ट्रैक्शन अवे द टेक्निकल complexity, it makes it easier for you to interact with the TV without worrying about the inner working, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन का सबसे सिंपल सा एग्जाम होता है टीवी रिमोट, है ना, आपके घर में जो है। तो आप देखते हैं ना, उसमें क्या है, आपको सब कुछ नहीं जानना है, उसमें सिंपल बटन दिया है, वॉल्यूम ज़्यादा करने का, कम करने का, चैनल आगे बढ़ाने का, पीछे करने का, इस तरह से म्यूट करने का। तो वो सिर्फ आपको क्लिक करना है, उस बटन पर क्लिक करना है। आपको बस उसका क्या काम पता है कि मैं अगर वॉल्यूम वाला अप करूँगा तो इससे वॉल्यूम बढ़ेगी। आपको ये नहीं दिख रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है, अंदर कैसे काम कर रहा है, कौन सा सर्किट किस में जाके लग रहा है, वो सब नहीं काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का भी वही सिंपल सा काम हुआ। आप आराम से इसको अपने हिसाब से अब लिख सकते हो, आपको पता चल चुका है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। उसका देखिए इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, टिपिकली अ क्लास। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है ना, बंडल कर देना चीज़ों को, है ना। जैसे कि कई अलग अलग तरह का डेटा हो गया, या फिर बहुत सारा फंक्शन होता है जो एक यूनिट के लिए काम करता है ना, उसको बंडल करके ने मतलब एक जगह पे ला के रखता है ना। जैसे कि कोई क्लास हो गया, है ना, फॉर एग्जांपल कोई क्लास होता है, वो भी इनकैप्सुलेशन में ही रहता है। उसके अंदर जो भी डेटा वेरिएबल हम लोग बनाते हैं वो सब उस क्लास के ही अंदर ही रहता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या आता है, बंडल कर देना चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद इट हाइड्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड प्रोवाइड्स अ कंट्रोल इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है ना, कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हाइड कर देता है, इंटरनल उसका जो भी अंदर की चीज़ें होता है उसको हाइड करके, बाहर की दुनिया से हाइड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद होता है इनकैप्सुलेशन प्रोमोट्स डेटा हाइडिंग, इंश्योरिंग दैट द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज inaccessible फॉर एक्सटर्नल एंटिटीज़। यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब क्लास के अंदर का जो भी डेटा होता है वो बाहर का कोड उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। सिंपल ये हो गया, ठीक है। पूरे प्रोग्राम में इनकैप्सुलेशन, जो मान लीजिए क्लास है उसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ उस क्लास के ही अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। वही हुआ इनकैप्सुलेशन, ठीक है, चीज़ों को बंडल करके एक जगह पे रखना। तो ये हम लोगों ने देख लिया एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन।
इनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल भी देख देते हैं। जैसे इन द केस ऑफ अ टीवी रिमोट, फिर से टीवी रिमोट का ही देते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स दैट द इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक सर्किट्स एंड सेंसर्स आर हिडन फ्रॉम द यूजर्स, है ना। उसके अंदर जो सेंसर होता है, सर्किट्स वगैरह होता है, वो तो हम लोग को यूज़र को नहीं दिखता है, हम लोग को तो सिर्फ वो बटन दिखता है ना। तो द रिमोट्स प्रोवाइड्स अ लिमिटेड इंटरफेस लाइक बटन्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द टीवी, कीपिंग द इंटरनल वर्किंग हिडन एंड प्रोटेक्टेड। और क्या करता है हम लोग का, सिर्फ रिमोट बटन देता है, उसको दबाओ, उससे काम करो, और अंदर का जो भी एंटिटी होता है, जो भी सर्किट वगैरह होता है, वो सबको हाइड करके रखता है। वो कैसे काम कर रहा है वो नहीं बताता है, ठीक है। यूजर कैन प्रेस द बटन टू कंट्रोल द टीवी विदाउट डायरेक्टली accessing or manipulating the internet components of the remote. This ensures that the TV remote functions properly and maintain its integrity without being tampered with, ठीक है। यानी कि क्या होता है, इनकैप्सुलेशन में हम लोग को सिर्फ बटन पे काम करना होता है। हम लोग अंदर जाके सर्किट के साथ तो नहीं छेड़छाड़ करते हैं कि भाई सर्किट को ऐसे छेड़ करते हैं फिर साउंड पड़ेगा या फिर चैनल चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हम लोग अंदर का जो भी डेटा सर्किट है ना, वो सबको इनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है ना, इनकैप्सुलेशन वे में। इस तरह से समझिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो सिंपली बहुत पूछ रहा है कि जो भी नंबर हम लोग को दिया हुआ है कि वो इवन है या ऑड है, उसके बारे में पता करना है। ये तो इतना सिंपल कोड है, आराम से लिख सकते हो। तो देखिए C++ का कोड लिख रहे हैं, तो हेडर फाइल तो देंगे, तो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std ये दे दिए। उसके बाद आई मेन में इंट मेन, उसके अंदर मैंने फिर लिया है इंट नंबर। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर नाम का। अभी इस नंबर में कुछ नहीं है, आप यहाँ पे नंबर की जगह पे कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, ठीक है, नम ABCD कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अभी मैं यूज़र से नंबर मांग रहा हूँ, ठीक है। तो अब यूज़र कोई नंबर देगा, उसके बाद वो चेक करेंगे कि इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर मैंने सी आउट किया है, एंटर एन इंटीजर। यूज़र को मैं बोल रहा हूँ कि एक इंटीजर एंटर करो, और जो भी वो एंटर करेगा, आपको पता है C++ में वो सिन से लिया जाता है। जैसे कि अगर सीम का याद करो तो इसमें क्या हो, यहाँ पे क्या आता, प्रिंटफ आता, और उसके बाद यहाँ पे आता स्कैनफ। स्कैनफ में आके हम लोग %d करके नंबर का वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सिन कर दीजिए और ऐसे करके नंबर ले लीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी इंटीजर देगा वो हम लोग यहाँ पे आके नंबर इस वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के मान के चलिए 5 है, ठीक है, 5 वैल्यू एंटर किया है। तो अब हम लोग आगे कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे, चेक इफ़ द नंबर इज़ ऑड और इवन, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ़ नंबर, ये जो नंबर है, नंबर मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाता है, तो आप लोग को पता है वो इवन नंबर हुआ, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, सी आउट नंबर, यानी कि नंबर जो भी देगा, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए 5, तो 5 इज़ इवन, ठीक है, और एंडर। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर हम लोग नंबर को 2 से मॉड्यूल करें, अगर वो 0 नहीं हुआ, यानी कि 2 से डिवाइड किए और वो 0 नहीं हुआ, मतलब कि वो वैल्यू ऑड है ना। तो बस एल्स में आके हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल कर देंगे सी आउट नंबर इज़ ऑड, है ना। इवन और ऑड को पता है ना, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और अगर वो पूरा कट जाएगा तो वो इवन है, और नहीं कटा तो वो ऑड है। तो वही क्या है, नंबर मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। अगर हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कहता है ना, मॉड्यूल का काम होता है रिमाइंडर को रिटर्न करना। तो जैसे कि अभी हम लोग का एग्जाम्पल है 5, तो 5 मॉड्यूलो 2, तो अगर हम लोग 5 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो लास्ट में रिमाइंडर देखिए 1 आया ना, तो 1 आया, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग इस इफ के अंदर नहीं जाएंगे और एल्स में आके हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, तो नंबर यानी कि 5 इज़ ऑड, है ना। तो हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से 5 इज़ ऑड नंबर ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड था एकदम। मेन चीज़ ये है इफ एल्स का, बाकी ये सब तो नंबर लिए हैं सिंपल। ये भी 5 मार्क्स का था, तो 5 मार्क्स मिल गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर इन C++, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है वो पूछ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इन C++ एन एक्सेस स्पेसिफायर इज़ अ कीवर्ड यूज्ड टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ अ क्लास मेंबर, ठीक है, विद इन अ क्लास, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के अंदर होता है। हम लोग का जो भी हम लोग क्लास में मेंबर बनाते हैं, जो भी मेंबर होता है, जैसे कि कोई वेरिएबल्स हो गया, फंक्शन हो गया, तो उसका वो किस टाइप का है, उसकी विजिबिलिटी क्या है, वो बताता है हम लोग का एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर डिटरमाइंस हाउ दिस मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर ही डिसाइड करता है
कि हम लोग का जो वो मेंबर है यानी कि वो जो वेरिएबल है वो क्लास के बाहर कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब एक्सेस स्पेसिफायर में ही होता है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन C++, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आपने अभी प्रीवियस कोड में भी आपने ये सब चीज़ देखा था, है ना, कि मैंने एक लिखा था पब्लिक में बनाया था, तो वही हुआ है। ये सब 3 तरह का जो होता है ना, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये सब एक्सेस स्पेसिफायर ही है। ठीक है, तो पहला आता है पब्लिक। तो मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर बोथ विद इन द आउटसाइड द क्लास। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में जो पब्लिक के अंदर जो भी वेरिएबल्स बनता है ना, उसको हम लोग कहीं पे भी पूरे कोड में पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया हम लोग का सिंपल, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइवेट। तो मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास दैट डिफाइंस देम। ठीक है, उसका जो प्राइवेट मेंबर होता है ना, वो सिर्फ उस क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो भी क्लास बनाए, मान लीजिए माई क्लास के अंदर मैंने बहुत सारा वेरिएबल बनाया है, तो प्राइवेट के अंदर जो भी वेरिएबल होगा ना, उसको हम लोग सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाहर हम लोग बाहर से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पब्लिक वाला को सब कर सकता है, क्लास वाला भी, क्लास के बाहर वाला भी। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड। तो मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर सिमिलर टू प्राइवेट मेंबर्स बट हैव वन की डिफरेंस, दे आर एक्सेसिबल इन डिराइव्ड क्लासेस दैट इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। तो देखिए प्रोटेक्टेड का क्या होता है ना, किसका भी प्राइवेट जैसा ही होता है, यानी कि क्लास के अंदर ही होगा, क्लास के बाहर नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होता है ना, इसमें मतलब जो होता है ना प्रोटेक्टेड वाला, ये डिराइव क्लास से एक्सेसिबल हो सकता है। यानी कि वो जो चाइल्ड क्लास होता है, मान लीजिए मैंने एक प्रोटेक्टेड मतलब एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है और उसका मैंने फिर एक चाइल्ड क्लास भी बनाया, तो मैं चाइल्ड क्लास से वो प्रोटेक्टेड वाला वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। ये होता है डिफरेंस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। तो मैंने एक बनाया क्लास एग्जांपल नाम का, है ना, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे माई क्लास या क्लास ABC, है ना। तो ये मैंने क्लास बनाया एग्जांपल नाम का। इसके अंदर मैंने देखिए तीनों एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है। जैसे कि पब्लिक, तो पब्लिक के अंदर मैंने बनाया पब्लिक वेरिएबल, ये मेरा वेरिएबल का नाम है इंट पब्लिक वेरिएबल, यानी कि पब्लिक वेरिएबल मेरा नाम है और ये इसका डेटा टाइप है। ठीक है, और वो है पब्लिक के अंदर। उसी तरह से देखिए प्राइवेट का भी बनाया हो, प्राइवेट इंट प्राइवेट वेरिएबल, और इसी तरह से प्रोटेक्टेड का भी। तो आप देखिए अब मैं इसको एक्सेस करूँगा, तो देखिए वॉइड एक्सेस डेमो, ये मैं एक तरह का क्लास है जिससे मैं चीज़ों को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं अगर पब्लिक वैर में 1 डाल दूँ तो एक्सेस हो सकता है, क्योंकि वो पब्लिक के अंदर है। मैं बोला था कि क्लास का कोई भी डेटा आराम से एक्सेस हो सकता है कहीं से भी। ये हो गया। अब देखिए मैं प्राइवेट वाले में, मतलब प्राइवेट वाला जो वेरिएबल है उसमें अगर 2 करूँगा तो नॉट एक्सेसिबल कॉज अ कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ये जो है हम लोगों का नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने ये दूसरे क्लास में इसको एक्सेस करने का चाह रहा है। एक्सेस डेमो क्लास में मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है। ठीक है, एग्जाम्पल का हिस्सा है। उसका देखिए प्रोटेक्टर का भी सेम है कि एक्सेसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये बाहर का हिस्सा है और मैं ये इसको एक्सेस डेमो वाले क्लास में यूज़ करना चाह रहा हूँ। समझे? तो इस तरह से काम करता है हम लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने एकदम एक्सेस स्पेसिफायर को पढ़ लिया है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। तो आप आराम से इसको आराम से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में भी पूछ लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग refers to the ability to define multiple constructor within a class, each with a different parameters list. This allow object of the class to be initialized in different way based on the arguments passed by the constructor. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है ना, डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद इन अ क्लास, यानी कि क्लास के अंदर ही बहुत सारा कंस्ट्रक्टर बना देना। ठीक है, ईच विद द डिफरेंट पैरामीटर, और जितना भी कंस्ट्रक्टर होगा ना उसका जो पैरामीटर होता है, मतलब उसके अंदर का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होगा। मान लीजिए किसी में 2 वैल्यू के साथ हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, किसी में 3 के साथ कर रहे हैं, किसी में 1 के साथ कर रहे हैं, किसी में 1 के साथ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दिस अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू बी इनिशियलाइज इन डिफरेंट वे बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट पास्ड टू द कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, हम लोग अलग अलग तरह का वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं। मान लीजिए किसी 2 नंबर के साथ हम लोग को करना है, तो हम लोग
अलग कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, 3 के लिए अलग का कर सकते हैं, 2 के लिए अलग का, 1 के लिए अलग का, है ना। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए अच्छे से समझेंगे। तो ये बस हेडर फाइल है, ये तो समझ गए। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास बनाया माई क्लास नाम का, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू दिया है प्राइवेट के अंदर इंट वैल्यू नाम का, ठीक है। उसका देखिए पब्लिक बनाया हूँ। तो देखिए ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसे पता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, आपको पता है कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम होगा। तो ये क्लास का नाम है, ये कंस्ट्रक्टर का नाम है, पता है। तो माई क्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया ना, वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ना वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसमें देखिए माई क्लास बनाए, सेम कंस्ट्रक्टर सेम बन रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि सिंपल, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। देख रहे इस क्लास के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर आया है इंट वैल्यू नाम का, ठीक है। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई जाता नहीं है पैरामीटर। और यहाँ पे मैंने एक बनाया है एग्जांपल के लिए, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर मतलब एक पैरामीटर गया है वैल्यू नाम का, और इससे क्या किया हूँ मैं ना, वैल्यू का जो ये वैल्यू है यानी कि ये मेन वैल्यू इस क्लास के अंदर जो वैल्यू वेरिएबल है उसके अंदर मैं कर दिया हूँ, ये जो पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू देगा यूज़र वो चला जाएगा इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है पैरामीटर। अब देखिए मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले, अब यहाँ पे सिंपल मैं एक डिस्प्ले फंक्शन चलाया हूँ वॉइड डिस्प्ले वैल्यू, उसके अंदर मैं सी आउट कर दिया हूँ सिंपल वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू एंडर, ठीक है। अब देखिए मैं कोड को जब आउटपुट आएगा ना तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब इंट मेन में आया हूँ और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तो सिर्फ क्लास बनाए थे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट तो बनानी है, तो चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माई क्लास ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। मैं 2 तरह का कंस्ट्रक्टर बनाऊँ, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो मैं दोनों का आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू आएगा। तो मैं एक माई क्लास बनाया हूँ ऑब्जेक्ट 1 नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर माई क्लास के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया हूँ ऑब्जेक्ट 2। अब देखिए ये तो हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। इसमें देखिए कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल माई क्लास ऑब्जेक्ट 1 दे सकते हैं, यानी कि कॉल्स डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके अंदर वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे फिर मैं माई क्लास के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया हूँ ऑब्जेक्ट 2 नाम का, इसके अंदर मैं वैल्यू डाला हूँ क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर है ना, यानी कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और इसके अंदर देखिए माई क्लास के अंदर इंट वैल्यू है, यानी कि हमको इसके अंदर एक वैल्यू देना होगा, है ना, इस वैल का वैल्यू देना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है, ठीक है। देख रहे इस तरह से मैंने, जिसमें मेरे को एक भी वैल्यू का ज़रूरत नहीं है वो वाला भी बना लिया हूँ, जिसमें डबल का मतलब किसी का ज़रूरत है उसको भी मैं बना लिया हूँ। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए माई क्लास ऑब्जेक्ट 2 और इसके अंदर मैंने ये 5 दिया है। अब ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा इंट वैल की जगह पे 5 आ जाएगा, और अंदर क्या कर रहा है वैल्यू में वैल का वैल्यू डाल देंगे, यानी कि इस वैल्यू में क्या चल जाएगा 5 चला जाएगा। तो देखिए कॉल्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और वैल्यू इज़ 5, ठीक है। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो ये कोड काम करेगा, आपका कंपाइलर काम करेगा कि ऑब्जेक्ट 1 किसके लिए है, तो इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट के लिए है, और इसके अंदर एक पैरामीटर वैल्यू दिया हुआ है तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के लिए है, ठीक है। अब लास्ट में मान लीजिए हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 है उसको कर देंगे ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। डिस्प्ले वैल्यू आपको पता है ये वाला है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपल सी आउट कर दे रहे वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू का वैल्यू प्रिंट कर दे रहे। तो ऑब्जेक्ट 1 में ये डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ से हम लोग का क्या आउटपुट आ जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा ऑब्जेक्ट 1 में जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 क्या है, इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब सिंपल है, तो वैल्यू को अंदर क्या है 0 है, तो यहाँ पे आके हम लोग का आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा 0। उसके बाद फिर जबकि ऑब्जेक्ट 2 पे भी मैंने यही डिस्प्ले वैल्यू वाला क्लास कॉल फंक्शन कॉल कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2 पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट 2 पे देखेंगे एक वेरिएबल है 5, तो ये समझ जाएगा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, यानी कि ये वाला, तो वैल के अंदर 5 चला जाएगा और वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा 5, और लास्ट में रिटर्न 0। और ये हो गया हम लोग का पूरा कोड। देखिए इसमें मैंने एकदम अच्छे से समझाया आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में सब कुछ बता के, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट को लाइन से देखते आ रहे हो आप एकदम और अच्छे से समझ होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। जैसे इससे पहले कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या था वो भी मैं बताया था। तो आप देखिए कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पे खुद से भी काम कर सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि कंस्ट्रक्टर खुद भी बनता है, ऑटोमेटिक भी बनता है, अगर नहीं बनाओगे तो भी बनता है वो। तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, खुद से डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो, उसमें पैरामीटर भी डाल सकते हो,
तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर के साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 2 का डी नंबर, और इसमें मैंने पूरा 2 का ABCD पूरा डिस्कस कर लिया हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।